हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी बाय फ्यूचर डॉक्टर। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका लेक्चर 4 में क्वेश्चन आंसर सेशन में। आई होप आपने तीनों लेक्चर देख लिया होगा और आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जितनी भी बैक की एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द लास्ट लेक्चर। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। मैंने बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर को सिर्फ 3 लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट सेज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इट सेज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंस है, याद करो कौन कौन से एविडेंस है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर सेम होता है। सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं आपको बताइए जरा कमेंट में, क्या बोलते हैं इसको, सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर को। एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस कहते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस कहते हैं। बोन के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी तो एनाटॉमिकल एविडेंस। और कौन कौन से एविडेंस थे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब ऐसे एविडेंस जो फॉसिल्स वगैरह की स्टडी करने के बाद मिलते हैं। उसके बाद और कौन से एविडेंस थे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस थे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जिसमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज पे सेम होता है ये। तो इस तरीके से हमें एविडेंस का एक चार्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप, मैंने आंसर लिख दिया, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस आएगा। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर आपको तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हो। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड read the following statement and justify the same in your own words with the help of suitable examples। जो भी क्वेश्चन है उसको हमको समझना है और उसके बाद अपने वर्ड्स में उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। ये एक स्टेटमेंट दिया है, आपको इसको समझना है और फिर इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो क्या 7 करोड़ साल पहले स्टार्ट हो चुका था। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको। सो आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर मैंने 6 पॉइंट में रखा है आंसर। ठीक है, ओके, सबसे पहला पॉइंट कहता है द आइस एज बिगेन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। अंडर दिस कंडीशन द डायनासोर वर एक्सटिंक्ट। सबसे पहला जो ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले हम क्या चीज पढ़ते हैं कि डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं। डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए, उसके बाद से ह्यूमन इवोल्यूशन चालू हुआ। डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए? 7 करोड़ ईयर्स अगो। उसके बाद मैमल इवोल्यूशन एंड द वेराइटी बिगैन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिगैन मतलब आफ्टर, इसके बाद ही क्या हुआ, वेराइटी ऑफ, जैसे ही डायनासोर का एक्सटेंशन के बाद ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज द फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड रैपिडली। बहुत सा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो फॉरेस्ट का एरिया था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फॉरेस्ट का जो एरिया था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और लैंड का जो एरिया था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फॉरेस्ट का एरिया क्या हो जाएगा, क्लाइमेट के चेंज की वजह से फॉरेस्ट का एरिया बहुत ही रैपिडली मतलब बहुत फास्ट चेंज हो गया था। सेकेंड पॉइंट कहता है द एंसिस्टर ऑफ मंकी लाइक एनिमल वर लेम्यूर लाइक एनिमल दैट डेवलप्ड अराउंड दिस टाइम। तो डायनासोर का एक्सटिंक्ट 7 करोड़ ईयर्स अगो हुआ। उसके बाद कौन से एनिमल आए थे? मंकी लाइक एनिमल वर द लेम्यूर लाइक एनिमल। उस टाइम पे क्या हुआ था, मंकी लाइक एनिमल के जैसा उसका ही एंसिस्टर का एक एनिमल था जो क्या था, लेम्यूर के जैसा दिखता था। आज के जैसे लेम्यूर के जैसा दिखने वाला एक एनिमल जो मंकी का एंसिस्टर था वो डेवलप्ड हुआ। अराउंड द 4 करोड़ ईयर्स अगो दिस मंकी लाइक क्रिएचर ग्रेजुअली लॉस्ट देयर टेल। धीरे धीरे उनकी 4 करोड़ साल पहले उनकी अब क्या हो चुकी थी, टेल डिसअपियर्ड हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। फोर्थ पॉइंट सेज द बॉडी एंड द ब्रेन एक्सपांडेड क्रिएटिंग द फर्स्ट एप लाइक मैमल। फिर क्या हुआ कि जो बॉडी थी अब वो क्या हो गई है, अब वो बॉडी, पहले बंदर छोटा सा था, बंदर इतना बड़ा छोटा सा रहता है, फिर इंसान बड़ा हो गया, तो क्या हुआ, बॉडी भी एक्सपांड हुआ और ब्रेन भी एक्सपांड हो गया। दोनों, ब्रेन की साइज भी बड़ी, बंदर का दिमाग छोटा सा है, ब्रेन, जबकि जो मैन का दिमाग है, ह्यूमन का दिमाग है, वो बड़ा है ब्रेन। तो दोनों ही, बॉडी एंड द ब्रेन एक्सपांडेड। और फिर कौन सा एनिमल बना, एप लाइक मैमल। पहले कौन सा मैमल था, लेम्यूर के जैसा दिखने वाला एक मैमल था, एनिमल था। उसके बाद फिर एप लाइक एनिमल बना, एप लाइक एनिमल। monkey like ancestor shared evolutionary connection with the ape and human like creature। मतलब जो मंकी के एंसिस्टर जिस तरीके से दिखते थे, जैसे मंकी के एंसिस्टर दिखते थे वैसे ह्यूमन के भी एंसिस्टर दिखने लगे थे। फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमन इवोल्यूशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन ब्रेन वॉल्यूम, अपराइट वॉकिंग एबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड हैंड मैनिपुलेशन। कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है उसमें कौन कौन से बड़े चेंज आए थे? सबसे पहले ब्रेन का वॉल्यूम मतलब ब्रेन का साइज बढ़ा। दूसरा,
खड़े होकर चलने लगे। बंदर जो था वो चारों पैरों पर चल रहा था, जबकि जो चारों पैर पर चल रहा था, जबकि जो ह्यूमन है वो अपराइट वॉकिंग एबिलिटी, सीधा चलने लगा ह्यूमन। उसके बाद फिर हैंड का मैनिपुलेशन, दोनों हाथ यूज करने लगा, इसकी वजह से हैंड का मैनिपुलेशन यूज में आने लगा। 6th point says that human evolution began approximately 7 crore years ago. The true smart intelligent man evolved approximately 50,000 year ago. अगर देखा जाए कि ट्रू, अगर जिसको हम इंसान कह सकते हैं, तो वो कब इवॉल्व हुआ था? 50,000 साल पहले इवॉल्व हुआ था। तो ये आपको इस पॉइंट में लिखना है। कौन से पॉइंट में? ह्यूमन इवोल्यूशन 7 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, तो इस पॉइंट में आपको ये आंसर लिखना है 6 पॉइंट का कि सबसे पहले 7 करोड़ साल पहले ऐसा कंडीशन था कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद क्लाइमेट ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट का एरिया कम हो गया, मंकी के जैसे दिखने वाले एंसेस्टर लेम्यूर लाइक एनिमल एग्जिस्ट में आए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उनकी बॉडी, ब्रेन साइज एक्सपांड करने लगी, फिर एप लाइक एनिमल्स एग्जिस्ट में आए। उसके बाद ह्यूमन के इवोल्यूशन में क्या क्या चेंज आया? ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ा, अपराइट चलने लगा मैन। उसके बाद हैंड का मैनिपुलेशन, और 50,000 साल पहले ही अभी एक इंटेलिजेंट मैन इवॉल्व हुआ था। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। सेकेंड इज द ज्योग्राफिकल एंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली लीड्स टू द स्पीसिएशन। देखते हैं अब इसका मतलब देखते क्या है। ठीक है, सबसे पहले स्पीशीज समझ लेते क्या होता है। स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर स्पीशीज? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can produce the fertile organism, fertile offspring आफ्टर मेटिंग। स्पीशीज क्या हो जाती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो अगर एक दूसरे के साथ मेटिंग कर कर क्या बना सकते हैं? एक फर्टाइल, दोबारा वो जो ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा होगा वो भी आगे क्या कर सकता है? तो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज कहा जाता है। एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के साथ समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जो डॉग है वो डॉग के ही साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो एक दूसरा डॉग प्रोड्यूस होगा, और ये जो डॉग है वो आगे फिर से दूसरे डॉग के साथ मीटिंग करके दूसरा डॉग प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है वो भी क्या है? फर्टाइल है। सो दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज स्पीशीज। डॉग की अलग स्पीशीज है, कैट की अलग स्पीशीज है, ह्यूमन की अलग स्पीशीज है। तो स्पीशीज का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल, मतलब जो आगे फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। तो स्पीशीज किस तरीके से बनती है वो देखना है। कि अब देख, क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योग्राफिकल एंड ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या बनते हैं? स्पीशीज बनते हैं। तो हमको डिफाइन करा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से स्पीशीज बनते हैं। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो स्पीशीज अगर ज्योग्राफिकली अलग हो गई है, मान के चलो एक पॉपुलेशन है, डॉग की पॉपुलेशन है, कहीं पर रह रही है, कोई क्लाइमेटिक चेंज आया, कुछ ऐसा डिजास्टर आया जिसकी वजह से ये जो था ये सेपरेट हो गया है, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म इस एरिया से दूसरी जगह चले गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेटिक चेंज है वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर क्लाइमेट वगैरह सारा डिफरेंट है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कुछ क्या आ जाएगा? इनके जीन में चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एक अलग स्पीशीज बन जाएगी और ये एक अलग स्पीशीज बन जाएगी। ये एक अलग स्पीशीज है, ये एक अलग स्पीशीज बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकली अगर वो एक दूसरे से दूर हुए तो दो ऑर्गेनिज्म, तो उनका क्या हो गया? उनके जीन में चेंज आ गया, और जीन में चेंज आने से क्या हुआ कि वो एक अलग स्पीशीज बन गए। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से स्पीशीज कैसे बनते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मान के चलो दो डॉग है, डॉग और एक दो डॉग की पॉपुलेशन है। अब इनमें से कुछ टाइप के डॉग में भी अलग अलग तरीके के टाइप के होते हैं। तो कुछ डॉग एक दूसरे से मेटिंग करना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब वो एक दूसरे से मेटिंग नहीं कर रहे, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे एक दूसरे से। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? इनके भी जीन में चेंज आ जाएगा और ये भी एक अलग स्पीशीज बन जाएगी। उसके बाद अगर ये एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करना चाहे तो ये एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना पाएंगे। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाए, इसका मतलब ये सेम स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से स्पीशीज कैसे बनती है।
तो स्पीशीज समझ लेंगे। स्पीशीज वो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेटिंग के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनाते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल बच्चे बनाते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑफस्प्रिंग जो आगे चल के वो भी रिप्रोड्यूस कर पाए। अब क्या हो जाएगा, अगर दो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो कुछ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या फिर किसी डिजास्टर की वजह से अगर उनका ज्योग्राफिकल एरिया सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पर अलग क्लाइमेट है, यहाँ पर अलग क्लाइमेट है, इनके जीन में चेंज आ जाएगा और जीन में चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग स्पीशीज बन जाएगी। दिस लीड्स टू द स्पीसिएशन। सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में कोई ऑर्गेनिज्म अगर बहुत टाइम तक दो डॉग और दो डॉग एक दूसरे से मेटिंग नहीं करते हैं बहुत टाइम तक, तो इनके जीन में चेंज आ जाता है जिसकी वजह से ये अलग स्पीशीज बन जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ द ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू द स्पीसिएशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स जानते क्या होता है, ऐसे बरीड या फिर ऐसे रेमनेंट चीजें जो क्या हो जाती है, सॉइल में रह जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी किस तरीके से इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो देखते हैं। फॉसिल्स ऑफर द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। फॉसिल्स क्या होती है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हमने पढ़ा था, उसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, तो ये एक एविडेंस प्रोवाइड करता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। सेकंड, ड्यू टू द सम नेचुरल कैलेमिटीज द ऑर्गेनिज्म गॉट बरीड ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। पहले क्या हुआ था, कुछ ना कुछ नेचुरल कैलेमिटीज, कभी डिजास्टर, कभी अर्थक्वेक, किसी की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जमीन में दफन हो जाते थे, बरीड हो जाते थे। सो द इम्प्रेशन एंड द रेमनेंट, इम्प्रेशन मतलब उनके जैसे हम लोग थंब इम्प्रेशन बोलते हैं इस तरीके से, तो उनके ऑर्गेनिज्म के इम्प्रेशन बन जाते थे सॉइल में। एंड द रेमनेंट, उनके कुछ बचे कुचे, रेमनेंट मतलब कुछ बचा हुआ, बची हुई बोन, बचा हुआ कुछ भी जो ऑर्गेनिज्म का मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेमनेंट। द रेमनेंट ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडर द ग्राउंड। प्रिजर्व्ड उसके अंदर बाकी रह जाता था ग्राउंड के अंदर। The hot lava also trap the some organism or their impression. All such formation form the fossils. यही fossils बनाते थे। fossils क्या है एक्चुअली, fossils कुछ नहीं है बल्कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान के ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। अगर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी अगर वो सॉइल में क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, तो इसी के निकाल कर स्टडी कर ये क्या बन जाते हैं, बरीड होने के बाद वो प्रिजर्व हो जाता है और इसी को फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, The study of fossils help the researcher to understand the characteristic of organism that existed in the past. फॉसिल की स्टडी करने के बाद रिसर्चर को क्या पता चलता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक था, क्योंकि उसके हमारे बोन के प्रिजर्वेटिव मिलेंगे, बोन के बहुत से हिस्से जब कलेक्ट किए जाएंगे तब पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता था, उसकी कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक थी, वो एक रिसर्चर को पता चल जाएगी फॉसिल की स्टडी के बाद। फिफ्थ, द कार्बन डेटिंग मेथड हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट एज ऑफ द फॉसिल। Exact age of the fossil according to the structure of earth crust, the fossils are obtained in the specific depth. क्या बोल रहा है कि कार्बन डेटिंग मेथड मैंने पढ़ाई थी आपको। कार्बन डेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइम में एग्जिस्ट करता था। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ क्रस्ट में किस तरीके का स्ट्रक्चर है, फॉसिल्स आर ऑब्टेन एट द स्पेसिफिक डेप्थ। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई डायनासोर जमीन की एकदम गहराई में पाया जाता है, जबकि उसके ऊपर के बाद जो ऑर्गेनिज्म आए वो उसके ऊपर पाए जाएंगे, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आए इवोल्यूशन के बाद वो उसके ऊपर पाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितना नीचे हम जाएंगे उतना पुराने टाइम का हमें ऑर्गेनिज्म बरीड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट रिसेंट वन आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस। जो सबसे पहले मरा है जो ऑर्गेनिज्म वो सबसे ऊपर की सरफेस पे मिलेगा। While the oldest are found in the depth, जबकि जो एकदम पुराना जानवर है, जो एकदम पुराना एनिमल या फिर प्लांट है, वो एकदम गहराई या फिर डेप्थ में मिलेगा। As a result, the invertebrate fossils were discovered in the Asian Paleozoic era. Fossils of reptile amphibian were later discovered. बोल रहा है कि पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स उसके बाद ही वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में क्या थे, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल। तो वर्टिब्रेट्स में पहले इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल मिले, उसके बाद वर्टिब्रेट्स के फॉसिल मिले। In this way, the study of fossil unfold the evolutionary secret. इस तरीके से फॉसिल्स की स्टडी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी सीक्रेट्स को जान सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन डी क्या कहता है, देयर इज द एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमंग द कॉर्डेट। के कॉर्डेट्स के अंदर क्या एविडेंस है कि वो एक दूसरे से क्या है, फेटल, कि वो एक तरीके से उनके बीच में एक ना एक कनेक्शन, इवोल्यूशनरी कनेक्शन पाया जाता है कॉर्डेट्स के बीच में। कॉर्डेट्स में क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स ही आते हैं।
कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं कि द अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स है, हैव वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर। अर्ली याद रखना जरूरी है, अगर आप सिर्फ एम्ब्रियो लिखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसकी इनिशियल स्टेज में ही बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो होती है। जैसे जैसे फिर ये स्ट्रक्चर आगे डेवलप करता है, ये सिमिलैरिटी क्या करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। सो अर्ली एम्ब्रियो में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखती है। एज दे कंटिन्यू टू एक्सपांड, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जाते हैं, दे डेवलप द न्यू पैटर्न, नया पैटर्न बनने लगता है, और जो सिमिलैरिटी होती है वो कम होते जाती है। द अर्लीस्ट कमोलैरिटी ऑफ द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डिमॉन्स्ट्रेट that all the vertebrate class shared the common ancestor during the evolution। इससे हमें एम्ब्रियो के सारे पैटर्न जब सिमिलैरिटी शो होती है तो इससे पता चलता है कि कुछ न इनके क्या होता है, सारे वर्टिब्रेट से कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। दिस इज नोन एज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द वर्टिब्रेट इवोल्यूशन। वर्टिब्रेट की इवोल्यूशन में इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से स्पीशिएशन होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल किस तरीके से इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट है, और फर्टल साइंस कॉर्डेट्स के अंदर क्या एविडेंस है। ओके, अब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द कैजुअलिटी बिहाइंड द सडन चेंज वाज अंडरस्टूड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ यूगो डी वेरीज। यूगो डी वेरीज ने कौन सा फिनोमिना हमें समझाया था, तो म्यूटेशन का फिनोमिना यूगो डी वेरीज ने समझाया था। The proof for the fact that the protein synthesis occurs through the dash was given by Bedell and Totum। जीन, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो किस तरीके से होता है, जीन की तरह से होता है। किसने बताया था, बेडल एंड टॉटम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको पढ़ाई थी कि डीएनए से एमआरएनए जब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो, कोई एक ऐसा डेवलपमेंट जो बहुत स्लो हो, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। वेस्टिजियल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज द प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। वेस्टिजियल बॉडी जो हमारे अपेंडिक्स, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर, वेस्टिजियल ऑर्गन का अपेंडिक्स जो हमारे ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, ये प्रूफ देता है कि क्या है, इवोल्यूशन होता है बॉडी में। तो पहले का आंसर म्यूटेशन, सेकेंड इज जीन, ट्रांसक्रिप्शन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड अपेंडिक्स। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स लिखना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन लेमार्किज्म, डार्विन थ्योरी। फर्स्ट देखते हैं लेमार्किज्म। लेमार्क ने क्या बोला था, लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बोला था। लेमार्क ने क्या बोला था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क गेव द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जो जितना ज्यादा यूज करेगा वो ऑर्गन और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और जो डिसयूज करेगा वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा। ही प्रपोज्ड द रीजन बिहाइंड द इवोल्यूशन। उन्होंने कहा कौन सा रीजन दिया था कि इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल बाहरी चेंज, फॉर एग्जांपल जिराफ का गर्दन पहले छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है, उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज आ गया है, यही क्या इवोल्यूशन बता रहा होता है। सो द रीजन जो है इवोल्यूशन का वो उसके मॉर्फोलॉजी की वजह से, किसी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकली जो चेंज आता है उसे ही इवोल्यूशन, इसलिए इवोल्यूशन होता है। सेकेंड, जिराफ का एग्जांपल हमने पढ़ा था, जिराफ के पास लॉन्ग नेक होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो क्या करता था, टॉल प्लांट्स की लीफ खाना चाहता था, और इसकी वजह से सेवरल जनरेशन के बाद अब उसकी जो नेक है वो कैसी है, लॉन्ग है। सेकेंड, आयरन स्मिथ, जो लोहार है उसके शोल्डर इतने ज्यादा मजबूत क्यों होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू हैमरिंग का मूवमेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उनके जो आयरन स्मिथ के शोल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। विंग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, जो बहुत बड़ा अंडा देता है, लार्जेस्ट एग देता है, वो अपना उनके जो विंग्स है वो उड़ नहीं पाते ऐसे बर्ड्स। तो क्यों वीक हो गए, बिकॉज उन्होंने यूज करना छोड़ दिया, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसका यूज करना छोड़ दिया, उसको उड़ने के काम नहीं लेते थे, इसलिए वो अब उनके वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो उड़ नहीं सकते। द लेग ऑफ द बर्ड्स एंड द स्वैन्स आर यूज्ड फॉर स्विमिंग बिकॉज दे लिव इन वाटर। वाटर में रहने की वजह से जो बर्ड्स और स्वैन है वो सिर्फ स्विमिंग के काम आते हैं उनके। ठीक है, These characters are termed as the acquired character which are transferred from one generation to another generation। जितने भी कैरेक्टर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जब वो आता है, लाइफ में पैदा होने के बाद उस चीज को अडेप्ट करता है तो उसको एक्वायर्ड कहते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। आई होप अंडरस्टूड द लेमार्किज्म, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था क्लास में आपको। सेकेंड इज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का सबसे पहले, डार्विन अपनी किताब के लिए बहुत फेमस है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसने एक किताब दिया था जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसने से क्या किया था,
नेचुरल सिलेक्शन और बहुत सी थ्योरी का इसने लिखा था। सेकंड, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन इसकी कौन सी चीज पर बेस्ड थी कि जो जितना ज्यादा फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। इसी चीज को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, मतलब जो जितना ज्यादा फिट वो उतना ज्यादा सर्वाइव करेगा। थर्ड, द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस प्रोसिफिकली, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने नंबर को ग्रो कर सके, अपने नंबर को बढ़ा सके। अंडर द लिमिटेड रिसोर्स ऑर्गेनिज्म कम्पीट विद ईच अदर इन द लाइफ थ्रेटनिंग मैनर फॉर देयर सर्वाइवल। मैंने बताई थी कि अगर जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है और जब फूड कम होता है तब क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग तरीके से उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो जो जीतेगा, जो क्या होगा, फिट होगा, जो फिट होगा वही क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स मतलब खाना कम है, रिसोर्स कम है और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कम्पीट करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इसमें जान भी जा सकती है, तो वही जो जीतेगा वही क्या होगा, जिंदा बाकी रहेगा। ये कहती है डार्विन की थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विच शो द मॉडिफिकेशन फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। मतलब वही ऑर्गेनिज्म, इस थ्योरी के हिसाब से वही ऑर्गेनिज्म जिंदा बचेगा जो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जो चेंज, जो उस क्लाइमेट की वजह, उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने अंदर चेंज लेकर आता है और जो कंपटीशन विन करता है वही क्या करता है, सर्वाइव करेगा। वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो अपने अंदर मॉडिफिक ऐसा चेंज लेकर आएगा जिससे वो अपने कंपटीशन को विन कर जाए, जिसकी वजह से औरों में जीत जाए और क्या उसको खाना मिल जाए, वो सर्वाइव करे। सो द सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज विद द स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, समझ गया डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी पे हमें को लिखना है नोट। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब, एम्ब्रियो का मतलब होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है कि द चाइल्ड विच इज इन द फीटस, फीटस भी कहते हैं एम्ब्रियो को हम लोग। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी, बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, तो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या बोली, किस तरीके से उसका एम्ब्रियो बनता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एंड फीटस, एम्ब्रियोलॉजी इज यूज्ड एज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हमने पढ़ा था किस तरीके से इवोल्यूशन में एक बड़ा प्रूफ। Comparative study of embryo in the vertebrate shows that there is a lot of similarity in them at the initial stage. Comparative मतलब अगर मैंने ह्यूमन का एम्ब्रियो और उसके बाद अगर बहुत से वर्टिब्रेट्स फिश का अगर मैंने एम्ब्रियो लिया तो सारे एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज कंपैरेटिव करने पर लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इसमें दिखाई देती है। whereas this similarity decrease, ये सिमिलैरिटी बाद में जाकर कम होने लगती है in the later stage of development. This similarity in the development of embryo represent the common origin of organism. इसी सिमिलैरिटी को के इनिशियल स्टेज में वर्टिब्रेट्स में सिमिलैरिटी दिखाई देती है, ये इस चीज का प्रूफ है कि इवोल्यूशन होता है, इन सब के कोई ना कोई क्या है, कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है, कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। ओके, एम्ब्रियोलॉजी समझ में आ गया है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन पे नोट लिखता है। इवोल्यूशन पे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन रिफर्स टू द ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल का मतलब होता है एक स्लो चेंज। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, स्लो चेंज दैट अकर इन द ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कोई शॉर्ट ड्यूरेशन में इवोल्यूशन बहुत स्लो होने वाला और बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक प्रोसेस है, इसमें करोड़ों साल लग जाते हैं। इट इज अ स्लो गोइंग प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब 350 करोड़ साल पहले जब लाइफ बनी थी, जब कोई यूनिसेलुलर सेल बना था पानी में। कैसे बना था सेल, जब सबसे पहले क्या था, पानी में बहुत कुछ ना कुछ सिंपल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। सिंपल एलिमेंट फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, या फिर फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सोडियम है। उसके बाद सिंपल एलिमेंट जो थे वो क्या बन गए थे, सिंपल कंपाउंड बन गए थे। अब वो सिंपल कंपाउंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो क्या बन गए थे, फिर प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन वगैरह और डीएनए मिलकर क्या बन गया था, सेल बन गया था। सो इट इज बिलीव दैट देयर माइट हैव बीन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल एलिमेंट। सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन बता रहा है यहाँ पे कि लाइफ कैसे आई। सिंपल एलिमेंट प्रेजेंट रहे होंगे, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, इनसे ये मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने होंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, डीएनए, प्रोटीन, और उसके बाद इसी की वजह से क्या हो गया होगा, एक कुछ सिंपल सेल बन गए होंगे। एंड द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, उस दिन से आज तक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होते होते सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और आज जो हम इतनी डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल की देखते हैं वो क्या है,
सारा इवोल्यूशन का ही एक रिजल्ट है। टुडे द डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ वेरीज फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा टू द ह्यूमन बीइंग। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर है, और ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर सबसे छोटा अमीबा और सबसे बड़ा ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर अलगे, प्लांट में अगर बात करते हैं, प्लांट में यूनिसेलुलर अलगे क्लोरेला से लेकर ह्यूज बनियान ट्री, सबसे बड़ा कौन है? बनियान ट्री। तो छोटे से छोटे बड़ा तक आज तक जो इवोल्यूशन हुआ, ये जितनी जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, वो सिर्फ इवोल्यूशन ही का रिजल्ट है। ठीक है, इसमें तो इवोल्यूशन में बहुत कुछ लिख सकते हैं, आपने बहुत पढ़ा इसके बारे में। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक पे लिखना है। कनेक्टिंग लिंक बहुत आसान है। कनेक्टिंग लिंक क्या होती है? एक ऐसी लिंक का मतलब समझ में आता है किसी चीज को जोड़ना। लिंक का मतलब होता है क्या? जोड़ना, ज्वाइंट करने वाला, कोई भी चीज जोड़ने वाली। तो कनेक्टिंग लिंक एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो ग्रुप को जोड़ने जैसी क्वालिटी रखते हो। तो कनेक्टिंग लिंक refers to the plant or the organism which show the characteristic related to two different group, दो अलग अलग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एक अर्थ्रोपोडा है और एक एनेलिडा है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो एनिमल शो करेगा वो क्या है? एक दोनों, इस दो ग्रुप के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाएगा। पेरीपेटस की एग्जांपल मैंने दिखाई थी आपको। पेरीपेटस कैसा था? उसकी बॉडी पे रिंग्स भी प्रेजेंट है, जो किसकी प्रॉपर्टी थी? एनेलिडा की प्रॉपर्टी थी। लेकिन उसके पास क्या था? दो चीज थी जो अर्थ्रोपोडा से मैच करती थी। कौन सी थी? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम था और ट्रैकियल रेस्पिरेशन था, जो सिर्फ अर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कर रहा है? एनेलिडा के जैसे रिंग्स शो कर रहा है बॉडी पर, लेकिन इसके पास ट्रैकियल और ओपन रेस्पिरेशन है, जो क्या होता है? अर्थ्रोपोडा को शो कर रहा है। इसलिए ये क्या है? इसलिए ये एक कनेक्टिंग लिंक है अर्थ्रोपोडा और एनेलिडा की, क्योंकि इसमें सेगमेंटेड बॉडी है और इसके पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। सेकेंड इज अनदर एग्जांपल इज अ डक। डक क्या है? डक बाइल्ड एक मैमल है। मैमल है क्यों? क्योंकि इसके पास हेयर भी प्रेजेंट है और इसके पास मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। हेयर भी प्रेजेंट है बॉडी पर, इसके पास मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। लेकिन ये मैमल के जैसे बच्चे नहीं देता है, बल्कि क्या देता है? एग देता है। तो इसकी जो एक्सेप्शन है वो किसके जैसी हो गई? रेप्टाइल के जैसी। तो दो प्रॉपर्टी शो करता है, मैमल्स और रेप्टाइल। तो इसलिए जो डक बाइल्ड है वो क्या करता है? कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल और मैमल के बीच की शो करता है। ठीक है, ओके। इट लेज द एग as it lays the egg like the reptile and has a mammary gland like a mammal। मेमोरी ग्लैंड के जैसा, मेमोरी ग्लैंड से मैमल के जैसे, लेकिन एग देता है रेप्टाइल के जैसे, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक बना जाता है। एक और हमने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, कमेंट में बताना कौन सा तीसरा एग्जांपल था। 3 पढ़े थे हमने। सबसे पहले एक पेरीपेटस पढ़ा था और एक डक बाइल्ड पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था बताना कमेंट में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन द हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंज। हेरिडिटी क्या था? हेरिडिटी आपको चैप्टर का नाम ही बहुत आसान है। हेरिडिटी क्या है? एक ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। मैकेनिज्म, किस तरीके से हेरिडिटी होती है? सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन। हेरिडिटी चेंजेस, हाउ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, किस तरीके से हेरिडिटी का चेंज होता है? हेरिडिटी में चेंज होता है सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन। One allele is fixed for the population as it provides the survival advantage, genetic drift और mutation जैसे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? हेरिडिटी के मैकेनिज्म के चेंजेस है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन हो जाता है जो डिजनरेट ऑर्गन हो जाता है, या फिर जो यूजलेस, अनएडिक्वेट डेवलप्ड, मतलब अंडर डेवलप्ड, जो अंडर डेवलप्ड ऑर्गन है उसका, जिसका यूज नहीं है, नॉन फंक्शनल, जो काम भी नहीं करता है वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म में अगर यूजफुल नहीं है तो अदर में यूजफुल ना हो, लेकिन वो किसी और अदर ऑर्गेनिज्म में यूजफुल हो भी सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द सम वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन कौन से हैं? अपेंडिक्स है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में विजडम टीथ, जिसे हम अकलदार कहते हैं। ईयर मसल, ईयर पिन्ना भी कहते हैं इसे, ईयर पिन्ना। और टेल बोन, टेल थी पहले लेकिन अब वो गायब हो गई है। तो ये क्या होता है कि कुछ ना कुछ कॉमन इवोल्यूशन के ये प्रूफ है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये सारे एग्जांपल लिखते हैं। उसके बाद एंड राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल इन विच सम ऑर्गन आर फंक्शनल, और बताओ कि वो नाम लिखो, ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम लिखो जो अपने ह्यूमन में तो फंक्शनल नहीं है लेकिन दूसरे में फंक्शनल है। सो अपेंडिक्स इज फुली फंक्शनल इन रुमिनेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अपेंडिक्स जो हमारे इसमें कोई काम नहीं ह्यूमन में इसका, लेकिन रुमिनेंट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एनिमल जिसमें रुमिनेंट एक कंपार्टमेंट होता है बेसिकली,
जो इनके स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो इनको रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें काव आ जाएगा, इसमें बफेलो आ जाएगा, इनके पास रूमिनेंट एनिमल कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो रूमिनेंट में ये क्या होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के अपेंडिक्स बहुत जरूरी होता है। सेकंड, ईयर पिन्ना हमारे इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन इसका रैबिट और काव और हॉर्स जैसे एनिमल में इसका बहुत बहुत काम होता है। ठीक है, अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द हेरिडिटी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। हेरिडिटी चेंज की वजह से किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, ये बताना है हमें। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है बताएं। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर पास होता है दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी कहते हैं। और द ऑफस्प्रिंग सेल और द ऑर्गेनिज्म एक्वायर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स और द मैकेनिज्म नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई भी चाइल्ड है उसको अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, इनहेरिटेंस। उसको अपने पेरेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मैकेनिज्म से मिलेगी, उस मैकेनिज्म को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्रोमोसोमल की वजह, क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। क्रोमोसोम में डीएनए है, तो हेरिडिटी किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। लेकिन द इनहेरिटेड ट्रेट दैट अंडरगो द मॉडिफिकेशन मे बी ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। फॉर एग्जांपल मान के चलो पेरेंट्स के पास कोई डिजीज नहीं थी, बट चाइल्ड के पास वो डिजीज है। क्यों, चाइल्ड के पास, पेरेंट्स के पास तो डिजीज नहीं थी, तो चाइल्ड में कैसे आई। हेरिडिटी अगर फॉलो होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या हुआ होगा कि क्रोमोसोम के एबनॉर्मैलिटी, क्रोमोसोम्स में कुछ एबनॉर्मैलिटी की वजह से ये हुआ होगा। क्रोमोसोमल के इसकी वजह से हेरिडिटी में मॉडिफिकेशन आ गया होगा। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब जो ट्रेट मतलब ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गए हैं उनमें मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि क्रोमोसोम में कोई कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी आ गई होगी, जिसकी वजह से थ्रू द हेरिडिटी द वेरिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल कैन एक्यूमुलेट। इसकी वजह से, हेरिडिटी की वजह से, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, के मतलब हेरिडिटी मतलब इसी से डिफरेंस। हेरिडिटी की वजह से क्या हो जाता है, वेरिएशन दो इंडिविजुअल के बीच में एक्यूमुलेट होता है एंड कॉज द स्पीशीज टू अंडरगो द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये इसका बहुत बड़ा आंसर है, इतना बड़ा तो पता नहीं लिखने की क्या नहीं आपको एग्जाम में, मैंने इतना बड़ा मैं छोड़, ठीक है, तो आप इसको छोटा करके थोड़ा लिख देना है अपने अल्फाज में। बस अब मैं फिर से समझा देती हूँ, मैंने तो ऐसे समझा दी थी, लेकिन एक और बार समझा देती हूँ कि किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जबकि मेरे पास ब्लैंक पेज था। हाँ, ठीक है। सबसे पहले किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले प्रोटीन समझ लेते क्या है। प्रोटीन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड का मिला हुआ, अमीनो एसिड से बना हुआ एक, अमीनो एसिड से बिना हुआ एक चेन है, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन है। प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल है। सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, हमारा डीएनए है। डीएनए ही क्या है, हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कवर्ड है। इसके अंदर ये कन्वर्ट होता था, डीएनए जो है एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। एमआरएनए में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कहते हैं। एमआरएनए जो है, अब क्या होता है, मैंने बताया थी 3 तरीके का है। आरएनए होता है, आरएनए 3 तरीके का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए होता है, आरएनए होता है और टीआरएनए होता है। ठीक है, एमआरएनए जो है वो क्या हो जाता है, अब वो एमआरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फिर उसके ऊपर अगर मान के चलो ये एमआरएनए मेरा, ये मेरा क्या है, एमआरएनए है। एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, पढ़ाया था मैंने, एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब इसके ऊपर आरआरएनए आ जाएगा। इसके दो इसके यूनिट होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। आरएनए यहाँ पर आ जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। उसके बाद टीआरएनए साइटोप्लाज्म से क्या लेकर आता है, अमीनो एसिड लेकर आता है, जिसके पास टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। ये टीआरएनए है, टीआरएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसे कोडॉन जो क्या होते हैं, एमआरएनए के अपोजिट है, एमआरएनए के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल एमआरएनए में अगर AUG है तो इसके अपोजिट, ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है, टी के साथ बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड के साथ, और जी जो है वो सी के साथ बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये बता चुकी मैंने। और अगर आरएनए है तो ए थाइमिन के बजाय क्या हो जाएगा, यूरासिल होगा। तो ए के बजाय क्या होगा, यहाँ पर टीआरएनए में यू होगा, यू के बजाय क्या होगा, ए होगा, और जी के बजाय क्या होगा, सी होगा। तो एक यहाँ पर एमआरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि टीआरएनए के अंदर एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके साथ अमीनो एसिड लेकर आएगा और इस तरीके से पूरी चेन अमीनो एसिड की बन जाएगी, और अमीनो एसिड की चेन बन गई तो इसका मतलब क्या बन गया है, प्रोटीन बन गया है। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया, बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ लेना आप, मैंने बता दिया सारा कुछ। ठीक है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
एंड मेंशन द प्रूफ सपोर्टिंग इट। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन द फर्स्ट लिविंग मटेरियल वाज फॉर्म्ड इन द ओशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था वो ओशन में, मतलब समंदर में बना था। सेकंड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। तब क्या हुआ, सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म था? किसी टाइम पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया था। थर्ड, द स्लो एंड द ग्रेजुअल चेंज इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। स्लो चेंज हुआ। स्लो चेंज का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? आज इतने बड़े बड़े और इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। थ्रू द इवोल्यूशन द प्लांट एंड द एनिमल प्रोग्रेसिवली डेवलप्ड फ्रॉम देयर इंसिस्टर दैट हैड द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इवोल्यूशन की मदद से क्या हुआ? अलग अलग प्लांट और एनिमल प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बने हैं जिनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था। फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर से अगर आज मल्टीसेलुलर ह्यूमन बना है तो हमारा स्ट्रक्चरल, हमारा दिखने का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर का, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है और दोनों का फंक्शन का तरीका भी अलग है। हम यूनिसेलुलर, तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों में चेंज आ गया इवोल्यूशन की वजह से। द एविडेंस सपोर्टिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कौन कौन से एविडेंस है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। कमेंट में बताना कौन सा एक छूट गया, बता देते अभी। चलो तुम लोग तो कमेंट करोगे नहीं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। Okay. Explain with a suitable example of the importance of anatomical evidence. Anatomical evidence को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी हूँ। क्या होता है एनाटॉमिकल एविडेंस? जो ऐसा एविडेंस जो क्या होती है, बोन्स या फिर ज्वाइंट्स, बोन्स और ज्वाइंट्स में सिमिलैरिटी होती है। किसमें पाया जाता है? ये ह्यूमन के हैंड में, ह्यूमन हैंड, बैट के पैटेगन में, वेल के फ्लीपर्स में, सारे में क्या होती है? ज्वाइंट्स और बोन्स कंपेरेबल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, जिसकी वजह से इनमें सिमिलैरिटी तो दिखाई नहीं देती है। कोई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सिमिलैरिटी दिखाई नहीं देती है, ना इनके फंक्शन से होते, लेकिन इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये इवोल्यूशन का एक मेन सपोर्ट माना जाता है, मेन एविडेंस माना जाता है एनाटॉमिकल एविडेंस। ओके, देन डिफाइन द फॉसिल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ फॉसिल एज अ प्रूफ। फॉसिल को मैंने ऊपर ऐसे, आई थिंक ये क्वेश्चन गया है ऊपर, ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, आप देख लेना। उसमें बस बता देती फॉसिल्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मैं बता देती हूँ आपको फिर से। ऑर्गेनिज्म जो किसी कैलेमिटीज चेंज की वजह से जो डेड बॉडी उनकी अगर बरीड हो जाती है, किसी डिजास्टर की वजह से प्रिजर्व हो जाते हैं अंडर द ग्राउंड, इसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इवोल्यूशन के लिए। कार्बन 14 और कार्बन 12 का हम लोग रेशो निकालते हैं। इस तरीके के मैथड को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं इसे। कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एज निकाल सकते हैं, किस एज में ऑर्गेनिज्म था, और इससे इवोल्यूशन की बहुत सी हमें प्रूफ मिलते हैं। किससे? फॉसिल की स्टडी से, दैट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, पढ़ लेना आपको। राइट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन ये लास्ट है। चलो, इवोल्यूशन हम मॉडर्न मैन के बारे में बताना है। सबसे पहला डायनासोर के खत्म होने के बाद हमारी ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे यहाँ पे तो ये पॉइंट नहीं लिखा है डायनासोर वाला, लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर डेवलप फ्रॉम द एनिमल दैट रिसेंबल द लेम्यूर लाइक एनिमल। मतलब ह्यूमन के जो एंसेस्टर है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म से आए हैं जो लेम्यूर के जैसे दिखते थे, लंगूर के जैसे दिखते थे। 7 करोड़ साल पहले मंकी जैसा एनिमल था जो आज के लेम्यूर जैसे एनिमल के जैसे दिखाई देता था। 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इनकी टेल गायब होने लगी और ग्रेजुअली उनके जो टेल थी वो क्या हो गई? गायब हो गई। साइमल्टेनियसली देयर वाज अ इनलार्जमेंट इन द बॉडी और ब्रेन का साइज दोनों क्या हो जाएगा? दोनों इंक्रीज होने लगा। दोनों हाथ का काम ज्यादा यूज करने लगे और उसके अब ये कैसे दिखने लगे थे? एप लाइक एनिमल दिखने लगे थे। एप लाइक एनिमल इंडिपेंडेंटली गिव राइज टू द 2 लाइन्स इवोल्यूशन। एक था जो गोरिल्ला जैसा दिखता था और एक जो ह्यूमन जैसा दिखता था। one give rise to the gorilla like animal and the one give rise to the human like animals. The climate began dry and this resulted in the reduction of forest cover. क्या होने लगा कि जो क्लाइमेट था वो ड्राई होने लगा, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो कम होने लगा और जो ऑर्गेनिज्म है वो लैंड पर रहने में मजबूर हो गए। दिस मेड्स द एब्रोरियन एप डिसेंड इनटू द लैंड एंड स्टार्ट टेरेस्ट्रियल मोड, जिसकी वजह से उन्हें क्या होगा? लैंड पर आना ही पड़ा और अपने हाथ का यूज करके उन्हें क्या करना? खाना ढूंढना पड़ा। Due to this, there was the change in the pelvic girdle. Pelvic girdle क्या होता है? एक ज्वाइंट होता है जो हिप के पास प्रेजेंट होता है, ऐसा क्या होता है? पेल्विक गर्डल बोलते हैं। पेल्विक गर्डल एंड द वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विक गर्डल स्ट्रेट होने लगी इनकी, क्योंकि बहुत झुक के चलता था बंदर, लेकिन अब क्या होता है? ह्यूमन स्ट्रेट चलता है, तो इनके पेल्विक गर्डल और वर्टिब्रल कॉलम में चेंज आने लगा। एंड द हैंड्स वर आल्सो फ्रीड फ्रॉम द लोकोमोशन। अब हाथ से ये काम करने लगे थे, लोकोमोशन करने लगे थे। एंड
एंड दे बिकम द मैनिपुलेटिव, अब उससे बहुत से काम करने लगे थे। इस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन लिखना है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग दैट आई हैव टॉट यू इन द लेक्चर। एक बार देख लो आपको किस तरीके से मैंने पढ़ाई हूँ। पूरा कवर हो गया है पूरा लेक्चर। लेक्चर के साथ क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसे मिस ना करो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका सेकंड चैप्टर पर होगा। एंड सब्सक्राइब इट एंड लाइक, डू शेयर एंड नॉट टू मिस इट। थैंक यू सो मच।